हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जिसका हिंदी होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा उन्हें पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक माना है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अनुकूलन। अनुकूलन को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना एडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, पहला होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का हिंदी होता है आत्मसात्करण, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर किसी कुत्ते को देखता है तो वो उसके बारे में धारणा बना लेता है कि कुत्ते के जो हैं 4 पैर होते हैं और ये जो है काला या फिर वाइट या ब्राउन कलर का हो सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या करता है, फिर से एक जानवर देखता है बिल्ली को, तो वो देखता है कि वो जो है जिसने पहले देखा था कुत्ते के तरह कुत्ते को देखा था, वो इसके तरह नहीं है। ये कुत्ता जो है भौं भौं करता है, लेकिन ये म्याऊं म्याऊं करता है। इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी मूछें हैं, लेकिन ये क्या करता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाता है, जिसे हम लोग एकोमोडेशन यानी समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को जो है कर लेता है कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। यानी समायोजन किसे कहते हैं, एकोमोडेशन किसे कहते हैं, पूर्व ज्ञान में मॉडिफाइड करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना एकोमोडेशन यानी समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, पूर्व ज्ञान को नए के साथ जोड़ना, नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन यानी आत्मसात्करण कहलाता है। और एकोमोडेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यहाँ पे क्या करना है, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन यानी एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, अब साम्य धारण या संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या करता है, इसके दोनों प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो इस संतुलन कायम करने को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। अगर बच्चा संतुलन कायम नहीं कर पाता है तो इसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हम लोग का स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे स्कीमा कहते हैं। यानी मानव का दिमाग जो है पहले कुछ भी स्टोर किया हो, कोई भी ज्ञान को, और उसका उसका प्रयोग करके किसी विषय के बारे में वो एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अब देखते हैं आगे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करके उन्हें स्कीमाओं के साथ जोड़ने को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाएं बताए थे, यानी 4 स्टेजेज बताए थे। वो कौन कौन से, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। ये क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है।
इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब उसके ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो होता है ये ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। ये 5 जो ऑर्गन होते हैं सेंसरी ऑर्गन, इसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है सेंसरी मोटर स्टेज में, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 साल तक होता है। तो पहला स्टेज कौन सा हो गया, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा जो है अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अब आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होता है 2 से 7 साल तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के तक होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल सब सुनते ही उसके माइंड में साइकिल की इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। यानी इस सेंसरी मोटर या किसके अंतर्गत आता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, अब जीववाद क्या होता है, इसमें जो है जीववाद एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है, तो एनिमिज्म में क्या होता है कि बच्चा जो है, जैसे ये बच्चा जो है दीवार से क्या करता है, चलते चलते टकरा जाता है। ठीक है, या फिर जो है दीवार को मारता है जब उसे चोट लग जाता है तो इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा को सजीव और निर्जीव के बीच में उसको अंतर नहीं पता चलता है। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म, अकेंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी बच्चा अगर जो सोचता है तो वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है और बाकी लोग भी मेरी ही तरह करें। ठीक है, फिर तीसरा है अपलटावी। ठीक है, अपलटावी का गुण। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्यावादी को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे उसको अगर बोला जाए कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, लेकिन अगर यही उसको पलट के बोल दे कि 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बच्चा जो है क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा। अब जैसे आइस जो है, वाटर से आइस बन जाएगा, तब जब आइस से वाटर बनेगा तो उसमें वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मृदा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, कर्म निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में आते हैं। यानी वो जो है दूरी सही से नहीं जान पाएगा, भार में अंतर करना नहीं जान पाएगा, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि का कंसेप्ट में इसी अवस्था में कमी इस अवस्था में होती है। जैसे उसको 500 का नोट दिया जाए, जैसे उसको एक तरफ 500 का नोट दिया जाए, इधर बहुत सारा सिक्का दे दिया जाए 5 का, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सिक्का लेगा, क्योंकि वह इसके बीच में क्या है, अंतर नहीं कर पाता है। अगर उसको अपने घर से दूर ले जाया जाए तो वो चला जाएगा, लेकिन जब बोला जाए कि वापस अपने घर से उधर से अपने वापस घर आ जाए तो वो नहीं आ पाएगा। और एक तरफ तराजू में जो है, एक तरफ रुई तौल दिया जाए और एक तरफ लोहा तौल दिया जाए और उससे पूछा जाए
कि कौन सा चीज़ भारी होगा, तो वो बोलेगा रुई। ठीक है, क्योंकि उसको अभी दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट में इस अवस्था में क्या होती है, कमी होती है। फिर उसके बाद आता है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। एक समय में एक समय में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे फ़ोन से, अगर कोई फ़ोन से बच्चा क्या करेगा, केवल बात करने के लिए करेगा, ठीक है, और एक से ज़्यादा काम के लिए क्या होगा, तो उसको बोला जाएगा डिसेंट्रेशन, यानी बात करते करते गेम भी खेलना, ये किस में आ जाएगा, डिसेंट्रेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। यानी एक बड़ा गिलास में उसको जो है पानी डाल दिया जाए और उसको एक चौड़ा गिलास में कर दिया जाए, जब उससे पूछा जाएगा इसमें पानी रख के कि कौन सा ज़्यादा पानी है, तो वो बोलेगा ये वाला। ठीक है, अब आता है क्रमबद्धता, सेरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ठीक है, क्रमबद्धता में, सेरिएशन में, इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को अनेक आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ठीक है, फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो ये कब से कब तक होता है, 7 साल से लेकर 11 साल तक। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरचना, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होता है, 7 साल से लेकर 11 साल तक। फिर उसके बाद आता है आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। ठीक है, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी पहले उसको एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको रूल बताया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। यानी एग्जाम्पल दिया जाए कि पेड़ जरूरी है या नहीं। ठीक है, हमारे लिए बच्चा आंसर देगा, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगनात्मक तर्कना, ठीक है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। प्री आलोचना किया हुआ था इसका, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे ने बच्चे के लेवल को कम आंका। अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो एनिमिज्म, जीववाद, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी आदि के बारे में बताया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। इन्होंने अपनी चारों स्टेजेज को अनचेंजेबल बताया है, यानी अपवर्तनशील बताया, यानी चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसे चेंज किया जा सकता है कैसे, इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोग का जो था पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वो ख़त्म होता है। हम लोग का आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक का विकास यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया। नैतिकता क्या होता है, मोरालिटी, यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, बच्चा अपना सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे हिंज का कहानी। अब हिंज का कहानी क्या था कि हिंज की जो पत्नी थी वो बीमार थी
और उसे एक दवाई चाहिए था। तो वो दवाई जो है दुनिया में केवल एक ही आदमी के पास था जो कि उस पे रिसर्च चल रहा था। तो हिंज जो है उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे दवाई मांगता है, लेकिन हिंज जो है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये किसने दिया था? ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया, जिसे हिंदी में नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। नैतिकता क्या होता है? मोरालिटी जिसको बोलते हैं। यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है। अब एक हिंज की कहानी है जिसमें हिंज की वाइफ जो है बीमार रहती है और उसे एक ऐसे दवाई की ज़रूरत होती है जिसे एक प्रोफेसर जो थे, डॉक्टर जो थे, वो साइंटिस्ट जो था वो बना रहा था, उस पर प्रयोग कर रहा था और उसे बचाने के लिए बस वही एकमात्र उपाय था। तो हिंद जो है डॉक्टर के पास जाता है, साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे वो दवाई मांगता है। तो जो साइंटिस्ट था वो क्या बोलता है कि यह मेरे पूरे जीवन भर की ये मेहनत है और मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन हिंद क्या करता है? हिंद उसे चोरी करके अपनी बीवी को बचा लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहला जो ये है मोरल डिलेमा, इसमें क्या होता है? नैतिकता दुविधा, इसमें जो है सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति मोरल डिलेमा यानी नैतिक दुविधा कहलाती है। एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो ऐसा जो ऐसा मतलब सिचुएशन में सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है, यानी ना ले पाने की स्थिति जो होती है वो मोरल डिलेमा होता है। ठीक है। फिर आता है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग कहते हैं। इसमें सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये मोरल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। मोरल डिलेमा क्या होता है? जब उसको सही और गलत में के बारे में डिसीजन लेने में वो असमर्थ होता है, और मोरल रीजनिंग में वो क्या करता है? सही और गलत में से किसी एक को चुनता है। ठीक है। फिर उसके बाद कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला होता है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 साल तक होता है। इसको प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चा ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यानी वो पनिशमेंट के चलते या फिर आज्ञा के चलते वो उस काम को करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फिर दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एग्जाम्पल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने उसका क्या किया? पेन तोड़ दिया। तो ऐसा जो व्यवहार होता है वो क्या किसके अंतर्गत आता है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। फिर आता है उसका बाद आता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ये आता है 10 से 13 साल। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों यानी समाज के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है।
अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, क्या कहलाता है, गुड बॉय एंड गुड बॉय कहलाता है, गुड गर्ल। गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। ठीक है, यानी इसमें बच्चा जो है शाबाशी के लिए जो है अच्छा मतलब काम करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 13 वर्ष से ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। ठीक है, फिर आता है दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भगत सिंह जी थे। फिर आता है कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने की थी। इन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, यानी उन्होंने जेंडर बायस किया। अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को शामिल नहीं किया था, केवल पुरुषों को शामिल किया था। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने कैरोल गिल्गिन ने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय यानी जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। ठीक है, तो नैतिकता का जो डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी था वो कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, अब आते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। ये किसने दिया था? गोत्स्की। ठीक है, ये इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था। ले वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। यानी वाइगोत्स्की मानते थे कि पहले अधिगम करता है बाद में विकास होता है। ठीक है, तो फिर वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन थे? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, बच्चा का वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। स्कैप फोल्डिंग पार्ड ढांचा, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, ये वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ या ढांचा। एमको का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेज अदर। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। टीचर ये किसे किसे मिलता है? टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। अच्छा, भाषा पर इनके क्या विचार थे? वाइगोत्स्की। ठीक है, भाषा पर इनके विचार थे कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। ठीक है, प्याजा ने कहा पहले विचार आता है बाद में क्या आता है? भाषा आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बनाती है। भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच
इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों कल्चरल टूल जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, मीडिया एक्सेट्रा के महत्व पर जोर देती है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस बताया। टॉपिक 6 लर्निंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बेंजामिन ब्लूम ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का वर्गीकरण किया था। पहला देखिए क्या क्या था इसमें, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा भावात्मक पक्ष इमोशंस डोमेन यानी अफेक्टिव डोमेन, तीसरा क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। तो कॉग्निटिव नॉलेज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये तीनों अपने में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है। तो कॉग्निटिव में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग आता है। साइकोमोटर में फिजिकल और मैनुअल स्किल आता है। अफेक्टिव में एटीट्यूड और बिलीव्स, इमोशनल वैल्यूज आता है। अब पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर यानी लो लेवल से उच्च स्तर हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया है। देखिए ये 6 भाग कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन अनुप्रयोग, चौथा है एनालिसिस विश्लेषण, पांचवा है सिंथेसिस संश्लेषण और छठा है इवोल्यूशन। 2001 में टेबल को मॉडिफाइड कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, पहला क्या है, पहला जो ऑर्डर होगा, पहला स्टेज है रिमेंबर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है अप्लाई, चौथा है एनालाइज, पांचवा इवैल्यूएट और छठा है क्रिएट। ठीक है। इसमें पहले ज्ञान मतलब ज्ञान अर्जित किया जाता है, फिर समझबूझ का यूज किया जाता है, फिर अनुप्रयोग का किया जाता है, फिर विश्लेषण का, फिर संश्लेषण का, फिर मूल्यांकन का। यानी पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवोल्यूशन। अब देखिए जो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्केल होता है। एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है। ठीक है। अब देखिए अफेक्टिव डोमेन, इमोशनल डोमेन जिसको बोलते हैं, भावात्मक पक्ष। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, ठीक है, आदि। साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं, जैसे स्कूल स्पोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है। अब देखिए टॉपिक 7वां जो है हमारा अधिगम। अधिगम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सीखना और इसका इंग्लिश होता है लर्निंग। अधिगम यानी सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों यानी सिचुएशन से सीखता है और अपने व्यवहार से में परिवर्तन करता है। ठीक है। यही सीखना है, इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ। पहला है सीखना जो है अनुकलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है। सीखना सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लर्नर की एक्टिविटीज इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। अधिगम एक रेखीय तरीके से नहीं होता है, यानी जो सीखना होता है लीनियर नहीं होता है, कभी हम लोग ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं। सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। स्कूल में अधिगम में परिवेश में से सहभागिता द्वारा, कौशलों द्वारा और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना, ये मतलब करना चाहिए। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो, स्वनिर्देशित हो।
प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना है, यानी लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सोशल प्रोसेस सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, यानी एक्टिव रहना जरूरी है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं। जो NEP 2020 है वो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अब देखिए इसमें कुछ और पॉइंट हैं। अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस में एरर्स टीचिंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन का होना प्रासंगिक रिलीवेंट होता है। मिसकंसेप्शन मतलब होता है भ्रांतियाँ या भोली भाली धारणा। अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसमें लर्नर्स के चिंतन प्रक्रिया थ्रू प्रोसेस को समझा जा सकता है। बच्चों द्वारा होने वाली एरर्स बच्चों को वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताती है। ठीक है।